आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है वो कैसे हुई है। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ फाइनेंस मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा देश ही गलत तरीके से मैनेज हुआ है शुरुआत से। एक समय था लगभग 1970s के आसपास जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन भारत की फाइनेंशियल कंडीशन से भी बेहतर थी। ऐसा माना जाता था कि पाकिस्तान वाज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया और इस बात पे वे काफ़ी इतराते थे और हमेशा से। अब आज के दौर में आज के समय में उनकी हालत इतनी खराब है, ये तो कितनी खराब है सबको पता है। अ, गैस सिलेंडर जो लोकल आप लेने जाएँगे वहाँ तो लगभग 3100 रुपये एक सिलेंडर का, अगर कमर्शियल लेंगे तो 12,000 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा, एक गैस सिलेंडर का। ये तो हालत है। चिकन पता नहीं 700 साढ़े 700 रुपये केजी है, आटा वहाँ पर 250-300 रुपये केजी है। पहली बात ये है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो आप 250 दें या 500 दें या 200 रुपए दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये तो उनकी हालत हो गई है। शाम को 8 बजे के बाद कोई भी वेडिंग मैरिज हॉल या फिर शॉपिंग मॉल या बड़े-बड़े जो ऑफिसेज़ होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया जा रहा है। अब तो ये भी सुनने को आ रहा है कि जो बड़े-बड़े आला अफ़सर हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को भी बोला जा रहा है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी और उसके अलावा आप खुद का बिजली बिल खुद भरें। मतलब सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बिजली बिल जो आएगा वो खुद ही भरें। अब कैसे भरोगे बिना सैलरी के, वो आप समझो। ये भी उनको बोला जा रहा है। लोगों में लिटरली मारा-मारी हो रही है। आटे-चावल के लिए एक-दूसरे को छीना-झपटी हो रही है। जो भी सरकारी सामान खाद्य पदार्थ आ रहा है, वो पहले तो छीना-झपटी हो रही है, कोई लाइन पे खड़ा नहीं हो रहा है और जो किसी को मिल जा रहा है, तो वो घर तक बहुत मुश्किल से पहुँचा पा रहा है अपने और कोई बोरी उठा कर के तो ले ही नहीं जा सकता। तो ये वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन हो गई है। फाइनेंस तो अलग है, खाने को रोटी नहीं मिल रहा है। एक तो ऐसा वीडियो वायरल था कि कोई आदमी रोटी का टुकड़ा चिप्स के साथ मिक्स करके खा रहा है। उनको मतलब सब्ज़ी तक नहीं मिल रही है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो इसका लॉन्ग टर्म मिसमैनेजमेंट हुआ है पूरे कंट्री का, फाइनेंस का, लोगों का। बट जो मोटे-मोटे तौर पे जो इसके कारण हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जैसे बैड पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा कारण है। उन लोगों में क्या किया जाता था कि आपने न्यूज़ में पहले देखा होगा कि इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता था, काफ़ी सस्ता था। पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया या गैस सिलेंडर वगैरह हो गया, काफ़ी सस्ता था इंडिया के मुकाबले। जबकि इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर थी पाकिस्तान से। तो ये हम लोग हमेशा कंपैरिज़न करते थे। तो होता यूँ था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती थी। जैसे अभी गैस सिलेंडर में हमें सब्सिडी मिलती है। भले अब सब्सिडी बहुत कम हो गई है, ₹20 ₹25 मात्र हो गई है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी पेट्रोल, डीज़ल में, गैस सिलेंडर में या और जो सरकारी सुविधाएँ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी। उसके अलावा बहुत सारे वेलफेयर स्कीम उनको मिलते थे। कम इंटरेस्ट रेट में लोन्स वगैरह-वगैरह, जैसे भारत में कुछ-कुछ स्कीम आती है ना? महिलाओं के लिए होती है, गरीबों के लिए होती है। तो ऐसे ही स्कीम्स वहाँ भी लागू किए गए, अच्छी बात है। बट कुछ ज़्यादा ही कम इंटरेस्ट रेट में या फिर उनका लोन माफ़ कर दिया जाता था बिना मतलब के, है ना? जबकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और ये बात है कुछ 3 साल पहले की, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस समय भी खराब हो रही थी, लगभग। उसके बावजूद वहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा रहे थे। बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी लोगों को दिया जा रहा था। क्यों? ये पॉलिटिकल एजेंडा था। लोगों को लुभावने का एक तरीका था ताकि जब दोबारा इलेक्शन हो तो फिर से उनको ही चुना जाए। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से अब ये तो हिस्ट्री में देखा गया है कि आज तक कोई भी 5 साल पूरा नहीं किया पाकिस्तान। तो नेताओं की भी मजबूरी हो जाती थी, भाई आपको लोगों को लुभा करके रखना पड़ेगा तभी तो वो दोबारा वोट देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता था। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, अब फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि आपकी जितनी आमदनी होती है सालाना, आप उससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जितना ज़्यादा खर्च करते हैं वो आपकी फिस्कल डेफिसिट हो जाती है। तो मान लीजिए आपको महीने का 10,000 रुपए तनख्वाह मिला और आप 12,000 रुपए खर्च करेंगे तो 2,000 रुपए आपका फिस्कल डेफिसिट। तो जब इमरान खान सरकार में बने, तो उस समय फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो अमूमन 2 से 3 बिलियन डॉलर सालाना होता था, लेकिन जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने 4 साल पहले, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ करके 25 से 30 बिलियन डॉलर 2 साल में 25-25 बिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट उन्होंने दिखाया है इमरान खान सरकार ने। वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना राइज़ में रहा है, वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हुई है। उसके बाद ये लोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में 1996 के आस-पास जब से वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की थी, उसी समय से पाकिस्तान को भारी भरकम लोन्स अमेरिका देता था। उसके बाद सऊदी अरेबिया देने लगा, फिर हाल-फिलहाल में 4-5 2014 से चाइना देने लगा। आज के समय में लगभग 86 टू 90 बिलियन डॉलर के लोन के तले दबा हुआ है पाकिस्तान, जिसमें 30% से ज़्यादा अकेले तो चाइना के डेट के अंडर में दबा हुआ है, सिर्फ चाइना। तो अब आपने लोन लिया है, तो उसका सालाना आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि आप रोक सकते हैं, है ना? लोन का इंटरेस्ट आपको टाइम पे देना पड़ेगा, भले ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। तो अब ये एक विशियस साइकिल में फँस गया पाकिस्तान। लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए दोबारा लोन लिया, फिर उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए तीसरी बार लोन लिया, तो ये एक चक्र बना लिया है। अब लोन तो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये बहुत बड़े लोन के अंडर में दब गया है। अब जैसे पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व करेंसी
तीन बिलियन डॉलर के भी नीचे आ गया, लगभग 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया। फॉरेन रिजर्व करेंसी मतलब इंटरनेशनल करेंसी, जिससे दूसरे देशों से वो आटा चावल या जो भी चीजें जो अपने देश में कम हो जाती है वो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो दूसरे देश को हम क्या देंगे, रुपया तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरे देश में रुपया चलता नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर चलता है तो हम उनको डॉलर देंगे। तो इनकी जो फॉरेन रिजर्व करेंसी जो डॉलर है वो 3 बिलियन डॉलर से बहुत कम हो गई है। अब सब का सब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट, मतलब दूसरे देशों से आप 1 केजी आटा तक नहीं ले पाएंगे। ये पाकिस्तान की हालत लगभग होने वाली है, डिफॉल्ट के ही कगार पे है। उसके अलावा ये लोन के विशेष साइकिल में फंस तो गए। इसके अलावा अभी पिछले साल 2022 में जुलाई से सितंबर में इतनी भारी भरकम वर्षा हुई है, इतना तूफान आंधी बाढ़ इतना भयानक था कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान मतलब बर्बाद हो गया। 1/3, 33% आप समझ सकते, 30%। इसमें क्या हुआ, 40 बिलियन डॉलर का, 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 33 मिलियन मतलब 3.3 करोड़ पीपल मिसप्लेस्ड, अपना घर टूट गया, इसकी वजह से सेफ जगह में वो जाकर बसने की कोशिश करने लगे। अब अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाकर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली झुग्गी झोपड़ियों में ही रहना पड़ रहा है। उनका नौकरी, कोई काम नहीं, नई जगह पे नया काम वगैरह वगैरह। उसके बाद जो पूरे देश में लगभग 8 मिलियन एकड़, 8 मिलियन एकड़ मतलब 80 लाख एकड़ जमीन पर जितनी भी फसल थी सब की सब बर्बाद हो गई इस आंधी तूफान और बाढ़ की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसने, एक तो गरीबी की मार पहले ही पाकिस्तान झेल रहा था, उसके ऊपर में ये आ गया आपका फ्लड। और इसके 2 साल पहले क्या था, कोरोना। कोरोना ने तो पूरे पूरे वर्ल्ड को ही चपेट में लिया। और इसके बाद इतना ही नहीं हुआ तो आपका रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, है ना। 2022 में फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एनर्जी गैस फ्यूल जो भी है वो सब के प्राइसेस एकदम बहुत सर चढ़ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज 40% इन्फ्लेशन झेल रहा है। आज के तारीख में 40% इन्फ्लेशन मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया की इन्फ्लेशन 6 से 7% हर साल होती है, उसी में हम लोग हाय तौबा करने लगते हैं कि बाप रे इतनी महंगाई कैसे जिएंगे कैसे जिएंगे। 40% में आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ होगा। बहुत ही बुरा हाल है, मतलब एक एक रोटी को वो तरस रहे हैं। पाकिस्तान को पिछले साल नवंबर में 1.1 बिलियन डॉलर का लोन मिलने वाला था। अब ये डिस्कशन चल ही रहा था, तभी आईएमएफ को रियलाइज हुआ कि आज तक जितने भी लोन पाकिस्तान को दिए गए हैं इस देश की स्थिति को सुधारने के लिए, उसमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं काम किया है। मतलब जब आईएमएफ लोन देती है तो कुछ कंडीशंस रखती है कि आपको इस लोन के माध्यम से आप क्या क्या काम करेंगे। अब आईएमएफ ने ऐसी कुछ शर्तें रखी, जैसे आप अपने देश के गरीब लोगों के लिए कुछ काम करेंगे, उनकी सोशल स्ट्रक्चर को सुधारेंगे, आप टैक्स में ज़्यादा कटौती नहीं करेंगे, ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब आईएमएफ आपको लोन देती है इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसी शर्त पे देती है आईएमएफ। तो आईएमएफ का एक और शर्त था कि आप जो लीड ग्रुप, जो रईस आला अफसर, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनको जो आप इतना टैक्स में छूट देते हैं या रिटायरमेंट के समय आप इतनी बड़ी बड़ी जमीनें देते हैं, छूट में ऐसे ही जमीन दे दिया जाता है आर्मी अफसरों को, खास करके जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एकड़ के एकड़ जमीन ऐसे ही दे दिया जाता है ना। और अगर बड़ा अधिकारी हो तो कई एकड़ की जमीन उनको दे दिया जाता है। और उनमें करप्शन इतना कि जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स होते थे वो जब वो रिटायर होते थे तो रिटायर होने के बाद वो हजारों करोड़ के मालिक बन जाते थे। मतलब ये तो हालत होता था, और ये एक की बात नहीं है, जो भी आता था सब करोड़पति बन के ही रिटायर होते थे। ये तो अभी अभी की भी यही स्थिति है पाकिस्तान में। अब ये तो आईएमएफ इशू हो गया, इसलिए आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया, अटका के रखा है। 1.1 बिलियन डॉलर जो अगर नवंबर में मिली रहती तो अभी के समय में कम से कम पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत नहीं होती। उसके बाद लोन फ्रॉम, इन लोगों ने 3 कंट्रीज हैं जिनको अपना माता पिता मान के बैठा है। एक तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद आपका हो गया सऊदी अरबिया, ये तो परमानेंट थे। उसके बाद 2014 के बाद से आपका चाइना, सीपेक डील के बाद चाइना इनका नया माता पिता बन गया, जिनसे जब मन करता है इनको उठ के लोन उनसे मांगते रहते हैं और वो लोन दे भी देते हैं, है ना। तो अब लोन ले रहे हो तो आपको उसके एवज में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इनका सालाना जो लोन है, लोन का अमाउंट 10.8% से राइज हो रहा है, लगभग 10.8% से हर साल। मतलब इस साल अगर 80 बिलियन डॉलर है तो अगले साल 88 बिलियन डॉलर हो जाएगा, फिर और 10% अगले साल जोड़ लीजिए। इस तरह से इनका लोन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसके एवज में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब जब आईएमएफ ने लोन देने से मना किया तो इन लोगों ने सऊदी की तरफ अपना चेहरा किया। अब सऊदी ने क्या किया, भाई लोन तो दिया, फ्लेक्सिबल थे, लोन दे दिया, बट आईएमएफ जितना इंटरेस्ट चार्ज करती उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट सऊदी ने चार्ज किया। और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो उनको लोन लेना पड़ा अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए। अब कितना उससे काम करेंगे वो तो पाकिस्तान समझे। खैर, उसके बाद एक जब तालिबान अफगानिस्तान में कैप्चर कर बैठा था, और उसके बाद बहुत सारी
टेररिज्म एक्टिविटी हो रही थी अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, तो पाकिस्तान अमेरिका से हर साल 1.5 से 2 बिलियन डॉलर काउंटर टेररिज्म के नाम पर एज अ हेल्प 1.5 से 2 बिलियन डॉलर लेता था। मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं देना था, एज अ हेल्प। और अमेरिका देता भी था, अमेरिका के बजट में ये लिखा रहता था 1.5 से 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को जाएगा हर साल, है ना। और वो क्या करते थे उस पैसों का, वही फिर से आला अफसरों को, अमीरों को और अमीर बनाते थे, उनको और छूट दिया जाता था टैक्स में। उसके बाद ये आर्मी जितने भी थे पाकिस्तान में, आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी सोल्जर्स, उनमें इन्वेस्ट करते थे और टेररिज्म फैलाने के लिए कश्मीर में, इंडिया में, वॉर में, 1999 का वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो इन सब में पैसा कहाँ से आता था, अमेरिका बहुत ज्यादा मदद करता था। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एलिट ग्रुप, वहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे, आला अफसर, बड़े बड़े लेवल के आला अफसर, उनकी सैलरी जो होती थी, सैलरी से उनको उतना मतलब नहीं होता था, क्योंकि उनके अलावा जो उनको पर्क्स मिलते थे, टैक्स में छूट मिलता था, या अलग तरीके से वो जो अंडर द टेबल या साइड द टेबल जैसे भी वो कमाते थे, उन पर कोई जांच नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि लगभग सारे के सारे लोग उसी में मिले हुए होते थे, मतलब मिली भगत होती थी बेसिकली। उसके बाद ये सीपेक डील, अगर ये सीपेक डील नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ही आज भी नॉर्मल होता। 2014 में जब ये सीपेक डील हुई, उसमें लगभग 45 टू 46 बिलियन डॉलर का करार हुआ चाइना और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन 2017-18 आते आते ये $45 $46 का जो लोन था वो बढ़ के हो गया 64, मतलब 64 टू 65 बिलियन डॉलर लोन चाइना के साथ इन लोगों ने डील की। डील क्या की? चाइना ने लोन दिया पाकिस्तान को, इन शॉर्ट मतलब लोन दिया और बोला कि भाई तुम रोड बनाओ और उस रोड में हमारी गाड़ी चलेगी। ऐसी तो होशियारी की है चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को क्या लगा कि हजारों लाखों कंपनियां आएंगी हमारे देश में और हमारे देश की गरीबी मिटेगी। ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आपका पाकिस्तान की जो हालत खराब हुई, उसमें एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम होता है, या एक इंटरनेशनल रैंकिंग बॉडी होती है, FATF, जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ग्रे लिस्ट में डालने से क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान की इमेज गिर गई कि भाई पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो जो बाहरी देश के जो इन्वेस्टर्स, उन लोगों का भरोसा पाकिस्तान पर से कम हो गया या लगभग खत्म हो गया। अब पाकिस्तान अगर कंट्री ही स्टेबल नहीं है तो वहां पर बाहरी इन्वेस्टर कैसे आएगा? बाहरी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा वहां पर? वही हुआ, बाहरी इन्वेस्टर नहीं आए, पैसे नहीं लेके आए, तो उससे भी स्थिति खराब हुई। उसके बाद लो एक्सपोर्ट। अब कोरोना के समय में इनके देश में ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ खरीदते हैं, ये लोग बेचते भी थे, जैसे सीमेंट, लेदर, आपका टेक्सटाइल, ये स्पोर्ट्स के गुड्स, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। बट जब पैंडेमिक आया, जब कोरोना पैंडेमिक आया, तो उस समय तो पूरा का पूरा 1.5 से 2 साल के लिए पूरा ठप हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो सीमेंट, लेदर, टेक्सटाइल है, ये मैंडेटरी चीजें नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी तो आप मर जाओगे। तो 1.5 से 2 साल कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इनकी इकोनॉमी पे बहुत बहुत बड़ा आघात पहुंचा। पाकिस्तान की इस बदहाली का एक और बहुत बड़ा कारण है उनकी इमेज। उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे देशों के सामने अपना इमेज क्रिएट करके रखा है, वो भी जैसे कि बाहरी इन्वेस्टर्स इनके देश में आते नहीं है, बाहरी देशों के लोग इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के बड़े आला अफसर दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनके भी कपड़े उतार के और चेक किया जाता है। मतलब ये तो लेवल है इनका, रिस्पेक्ट का लेवल है। अब ये सब क्यों होता है? इतना खराब, मतलब इन लोगों का रिस्पेक्ट क्यों हो गया? इनकी इमेज इतनी बुरी क्यों होगी? फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है, इमेज इतनी खराब क्यों होगी? उनके कुछ रीजंस यहाँ पर आउटलाइन किया। जैसे अ, जब हाल फिलहाल में जब टर्की में भूकंप आया, तो लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई, बहुत ही बुरा हाल हुआ। तो सारे लोगों ने जिनसे जो बन पड़ा, उन लोगों ने अपने अपने लेवल पे मदद किया। अब एक पाकिस्तानी सिटीजन जो अमेरिका में रह रहा है, अपने देश की मदद करने के बजाय वो या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी में जाने के बजाय वो सीधा टर्की एम्बेसी में चला गया अमेरिका में, और वहां पर $30 मिलियन डोनेट कर दिया। अपने देश को डोनेट नहीं किया। जो पाकिस्तान इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है, उसने टर्की को जाकर के डोनेट कर दिया। मतलब ये तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने देश पे। मतलब अपने देश पर भी उसको भरोसा नहीं। उसे पता है कि अगर अपने देश को भी डोनेट किया तो जो ऊपर में आला अफसर या प्राइम मिनिस्टर या जो भी है ना, वही खा जाएंगे पैसे। मतलब नीचे तबके के लोगों के पास वो 30 मिलियन क्या, 30 रुपीज भी शायद चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो लेवल ऑफ इमेज है। उसके बाद 1999 में सिर्फ अ, अभी एक भूकंप आया, उसके पहले एक 1999 में भी टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के थे वो थे नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ उस समय टर्की गए, क्या बोलते हैं, कॉन्डोलेंस देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, है ना, एज अ फ्रेंड नेशन। तो वहां पर जाकर के जब सांत्वना वगैरह देना हो गया, उसके बाद उनको याद आया कि वहां पर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर कबाब बहुत बढ़िया मिलता है। जब पूरा का पूरा टर्की जो है भूकंप के आंसू में रो रहा था, उस समय इनको वहां पर जाके कबाब टेस्ट करना था। ये तो वहां के मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंटेंशन है, उनका मतलब ये सोच है। अब क्या बोले, मतलब शब्द नहीं आ रहे मेरे पास। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले जब भूकंप आया, तो उस समय शहबाज शरीफ शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर,
उन्होंने बोला, जैसे भूकंप आया दूसरे तीसरे दिन ही बोला कि मैं आ रहा हूँ टर्की। अब टर्की के ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई अभी-अभी तो भूकंप आया है, हम लोग भूकंप से निजात पा रहे हैं, हम आपको रिसीव नहीं कर पाएँगे, हम आपको वेलकम नहीं कर पाएँगे, आप अभी मत आइए, कुछ समय रुक जाइए। लेकिन इनको इतनी छटपटाहट थी वहाँ जाने की, टर्की जाने की, कि टर्की तो नहीं जा पाए, लेकिन पाकिस्तान में जो टर्की की एम्बेसी थी वहाँ पर चले गए। मतलब पता नहीं कौन-सा कुत्ता काटा था, इसे पता नहीं, इतनी छटपटाहट में थे कि नहीं मैं टर्की जाऊँगा, टर्की जाऊँगा। फिर 1 सप्ताह के बाद बिना किसी को कुछ बताए टर्की चले ही गए। फिर वहाँ के लोगों का हाथ पकड़ के रो रहे हैं, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं व वगैरह-वगैरह। क्यों? ऐसा इनकी छटपटाहट इसलिए थी कि जैसे ही भूकंप आया, इंडिया ने सबसे पहले अपने आर्मी ऑफिसर्स को भेज दिया टर्की हेल्प के लिए, और इंडिया का इमेज बहुत ऊँचा हो गया था। पाकिस्तान तिलमिला उठा कि भाई इंडिया का एक मुस्लिम नेशन के सामने इमेज इतना बड़ा और हम कुछ नहीं कर पाए। तो इनकी छटपटाहट बढ़ गई कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, जिससे हमारी भी इमेज बनी रहे। ये उसके बाद जब ये शहबाज शरीफ गए पाकिस्तान, तो इन्होंने एक और बहुत घटिया काम किया कि जब 6 महीने पहले पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी, तो उस समय टर्की ने एज़ अ हेल्प बहुत सारे फूड पैकेजेस भेजे थे। बहुत सारा खाना भेजा था पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की नीति देखिए, उस समय जो फूड आया था टर्की से, इन्होंने अपने देशवासियों को नहीं दान किया खाना, अपने देशवासियों को जो भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं दिया। वो फूड बचा के रखा, और अभी जब वापस टर्की में भूकंप आया, तो वही खाना उन लोगों को नए कार्टन में पैक करके वापस दे दिया। भाई आप कार्टन तो नया लगा लोगे, अंदर का जो प्लास्टिक कवर होता है वो कैसे नया लगाओगे? उसमें तो मेड इन टर्की ही आएगा ना। तो जब टर्की वालों ने देखा कि भाई ये तो हमारा खाना 6 महीने के बाद हमें ही चिपका रहा है, उनके भी होश उड़ गए। तो इससे क्या इमेज बनेगा पाकिस्तान का? घटिया इमेज ही बनेगी, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दूसरे देश पाकिस्तान पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये ओवरऑल कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसके बाद इनकी इमेज भी घटिया बन गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू हैव लाइक दिस, प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।